Good morning, students. I welcome you all once again in this History and Political Science session of Standard 10th. We have started with the Lesson 8, Tourism and History. In the previous two parts, we have studied about the tourism in the past and the different types of tourism prevailing. Today, we'll be starting with the next part of the lesson, that is development of tourism. Now, in development of tourism को develop करना क्यों ज़रूरी है? It is because whenever the tourist people come to different places, come to the different heritage sites, then it is important that they should be given proper facilities so that they get more and more interest to see those places. And they are not in any of the difficulties. उन लोगों को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होना चाहिए. The crucial issue in the development of tourism is providing proper guidance to national and international tourists about the various aspects of the travel, proper social conduct during the tour and during their stay at the destination places. चाहे वो टूरिस्ट नेशनल टूरिस्ट हों यानी हमारे कंट्री के हों या बाहर से आए हुए फॉरेनर टूरिस्ट हों, सभी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनका जो ट्रैवल है उसमें प्रॉपर उनको फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए. सोशल कंडक्ट ड्यूरिंग द टूर, जो टूर उन लोग का चल रहा है उसमें लोगों का व्यवहार उनके साथ अच्छा होना चाहिए और साथ ही साथ उन्हें रहने के लिए अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए. इन सब चीज़ों के लिए ये ज़रूरी है कि हम सेफ़ ट्रांसपोर्टेशन दें उनको, जो भी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनकी वो अच्छे स्टैंडर्ड में उनको अवेलेबल करवाएं, रहने की अच्छी सुविधाएं मिले जहाँ पे अच्छे वॉशरूम्स हों, क्लीनलीनेस हो, नीट सब कुछ बहुत अच्छा हो और साथ ही साथ ट्रैवल रूट्स जो हैं उनके उस समय भी उन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए. एंड इफ़ वी डू ऑल दीज थिंग्स देन वी कैन प्रमोट आवर टूरिज़म. It is also very important to pay special attention to the special needs of the handicapped tourists. अगर कहीं पर handicapped tourists यानी disabled persons आते हैं तो उन लोगों के लिए भी स्पेशल सुविधाएं होनी चाहिए. वहाँ पे उनकी ज़रूरतों के हमें स्पेशल ध्यान रखना चाहिए. It is important to take a few primary precautions in order to preserve the historical heritage sites. अब अगर कोई हिस्टोरिकल साइट्स हैं तो टूरिस्ट को तो हमें सुविधाएं देनी चाहिए, लेकिन जो साइट है वहाँ पर जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है, उसको प्रिजर्व करके रखना ज़रूरी है. ऐसी जगह को वैंडलाइजिंग और डिफेसिंग द हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए. वैंडलाइजिंग मीन्स डिस्ट्रॉय करना उसको और डिफेसिंग मीन्स स्पॉइल करना. तो हमें किसी भी हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय करना या डैमेज नहीं करना है, साथ ही साथ ना उसको स्पॉइल भी नहीं करना है. हम देखते हैं बहुत से समय जब लोग कहीं जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, दीवारों पर कहीं अपना नाम लिख देंगे, कहीं कुछ ट्रीज़ पे उस पर खोद कर या लाइंस बना के कुछ कार्व करके उस पर कुछ लिख देंगे, कुछ डिज़ाइंस बना देंगे, या फिर कभी कभी उसके ऊपर कुछ कलर्स डाल देंगे. जो कलर्स होते हैं एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स के वो भी बहुत भड़कीले कलर्स नहीं होने चाहिए. Lack of good amenities in precincts of the heritage sites causes filthiness. अगर precincts का मीनिंग पहले समझ लीजिए आप, that is an enclosed area. जो भी हेरिटेज साइट की एरियाज़ हैं या जहाँ पर भी वो हेरिटेज साइट बना है वहाँ पर किसी भी प्रकार की सुविधाओं की कमी नहीं होनी चाहिए. अगर वहाँ पे सुविधाओं की कमी होगी देन दैट विल कॉज फिल्दीनेस. वहाँ पर लोग नहीं आएंगे, उसका इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाएगा और वो उसको प्रॉपर importance नहीं मिलेगा. It is very essential for the tourists that pamphlets, guides and history books about a tourist site should be available in their own language. जिस भी जगह पर टूरिस्ट जाते हैं या जो भी लोग वहाँ जाते हैं उनको लिए अलग अलग लैंग्वेजेस में पैम्पलेट्स, गाइड्स या बुक्स होनी चाहिए ताकि उन्हें उस पर्टिकुलर प्लेस के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ सकें. साथ ही साथ हर एक जो वहाँ के जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं या फिर गाइड्स हैं, इन लोगों को भी लोगों से बातचीत करने में एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस आनी चाहिए. इफ़ दे आर द फॉरेन टूरिस्ट तो वहाँ पर उनकी फ़ॉरेन लैंग्वेजेस उनको आनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई फ्रांस से आया है तो उनको फ्रेंच लैंग्वेज आनी चाहिए ताकि वो सब चीज़ें उन टूरिस्ट लोगों को उस प्रॉपर लैंग्वेज में उन तक पहुंचा सके, समझा सके. अगर हमारे कंट्री के हैं विद इन नेशनल टूरिस्ट हैं
तो उन लोगों को हमारे कंट्री में, जैसे महाराष्ट्र से कोई लोग हैं तो मराठी लैंग्वेज में उनको एक्सप्लेन करना चाहिए। तो जो भी उनकी ओन लैंग्वेज है, उस ओन लैंग्वेज में, उस जो लैंग्वेज से वो लोग समझ सकें, ऐसी लैंग्वेज में हमें टूरिस्ट से बात करनी चाहिए। नेक्स्ट इज अबाउट द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। जो भी हेरिटेज साइट्स हैं उनका कंजर्वेशन करना, यानी वो जिस कंडीशन में उसको वैसे कंजर्व करके रखना, प्रिजर्व करके रखना, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट टास्क है। हमारे कंट्री में ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट्स हैं, साथ ही साथ जो एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न पीरियड अलग अलग समय पर बने हुए हैं। हमारे कंट्री में बहुत सारे नेचुरल हेरिटेज साइट्स भी हैं। अब हेरिटेज साइट्स दो प्रकार के होते हैं, एक है नेचुरल हेरिटेज साइट्स और दूसरा जो है वो है कल्चरल हेरिटेज साइट्स। नेचुरल यानी जो अपने आप बने हुए हैं नेचर से, और कल्चरल यानी जो मैन मेड हैं। जो हेरिटेज साइट्स इंडिया में, कुछ जो इम्पॉर्टेंट हेरिटेज साइट्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ हमको दी हुई है, लाइक ताजमहल एट आगरा, जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी एट जयपुर, एंड ऑल्सो रॉक कट केव्स एट अजंता, वेरुल एंड घारापुरी एलिफेंटा। छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनस इन महाराष्ट्र, ये सारे मैन मेड कल्चरल हेरिटेज हैं। बट कास प्लेटू इन महाराष्ट्र जो वेस्टर्न घाट्स में है, दैट इज़ अ वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट। ये एक नेचुरल हेरिटेज साइट है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। वर्ल्ड ने इसको हेरिटेज साइट करके डिक्लेयर किया हुआ है। जब भी टूरिस्ट अलग अलग जगह से फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इन साइट्स को देखने आते हैं, when they come to visit these sites, then we should see that these sites should be seen by those people in a very good condition, and we feel proud of our country that we have such world heritage sites. Whenever we visit such places, we feel very disappointed because of what we see there. हमें कभी कभी डिसअपॉइंटेड होना पड़ता है क्योंकि कहीं पर कुछ पिक्चर्स ड्रॉ किए हुए हैं, कहीं कुछ टूटा हुआ है, कहीं पर काले दाग हैं। ऐसा कुछ भी चीज़ें वहाँ पे नहीं होना चाहिए। इससे हमारे जो नेशन की, हमारे जो कंट्री की जो इमेज है, जो उसका स्टैंडर्ड है, वो बाकी नेशंस के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है, या हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा सा उसमें नीचा दिखाई देता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम सब ये प्रॉमिस करें दैट आई शैल strive to maintain the cleanliness of heritage sites, and I shall not do anything which will result in vandalizing of any historical site. हमें सबकी हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इन सभी हेरिटेज साइट्स की क्लीनलीनेस को, सफाई को मेंटेन करेंगे, उसे बिल्कुल स्वच्छ रखेंगे, और साथ ही साथ इन सभी चीज़ों को बिल्कुल भी डैमेज नहीं होने देंगे। सो दिस इज़ हाउ एंड why we should preserve and conserve our heritage sites, whether it is a natural heritage site or a cultural one. The next topic is about the professional opportunities in the tourism and hospitality industry. Tourism में और साथ ही साथ hospitality industry, hospitality industry का मतलब क्या है? Hospitality means entertaining the guests or the visitors. तो ये एक इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है जिसमें हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं टू डू some work there and earn some money. So tourism and hospitality is an industry with potential to create maximum employment opportunities. इसमें बहुत सारी लोगों को employment opportunities मिलती हैं. If managed professionally, it is very stable industry. अगर हमने इसको प्रॉपर अच्छे से मैनेज किए तो एक बहुत ही स्टेबल इंडस्ट्री रहेगी. It has tremendous scope for experimentation and innovation. इसमें नई नई चीज़ें हमें मिलेगी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स इसमें होंगे, और इस प्रकार से हम इस इंडस्ट्री से, इस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छी अर्निंग्स पा सकते हैं. A good number of opportunities of employment are available in the tourism and hospitality industry. इसमें बहुत सारी हमें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, मौके मिलेंगे, ताकि हम कुछ अच्छा कर सकें. The country which is a tourist destination begins to receive revenue even before a tourist arrives at the airport of that country. He has to pay for his visa, he spends for his travel, stays in hotels, food, payment to translators and guides, buying newspapers, reference books, souvenirs, etc. And this contributes to the growth of the economy of that country. अगर किसी एक कंट्री में
अच्छे हेरिटेज साइट्स हैं, अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, तो वहाँ पर टूरिस्ट लोगों के आने के पहले ही बहुत सारी रेवेन्यू, बहुत सारा पैसा उनको पहले ही मिल जाता है। टूरिस्ट बाद में आते हैं, पैसा पहले मिल जाता है। पैसा कैसे मिलता है? वीज़ा जब बनता है तो उससे हमें पैसा मिलता है। लोग होटल्स बुक करते हैं, फूड के पेमेंट्स करते हैं, सब एडवांस बुकिंग्स करते हैं, वहाँ की बुक्स खरीदते हैं, वहाँ के बारे में न्यूज़पेपर्स में सब देखते हैं। सो ऑल दिस क्रिएट्स अ गुड इकोनॉमी, अ गुड अर्निंग्स टू द पीपल of the country, and that contributes to the growth of economy of that country. जिस भी कंट्री में टूरिस्ट प्लेस ज़्यादा होंगे वहाँ की इकोनॉमी टूरिज्म में बढ़ेगी। Markets in the vicinity grow along with the development of a tourist center. साथ ही साथ उस जगह पर जो भी मार्केट्स होते हैं वो भी डेवलप होने लगते हैं। जैसे ही कुछ एक हेरिटेज साइट बना, वहाँ पर कुछ दुकानें लग जाएंगी, वहाँ के उसके हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में, वहाँ की कुछ स्पेशल चीज़ें, और इस प्रकार से छोटी मोटी दुकानें वहाँ पर लग जाएगी, खाने की चीज़ें मिलने लगेगी और लोग उन चीज़ों में वहाँ पर जाकर उन चीज़ों को खरीदेंगे। सो दैट इज़ अगेन अ इनकम फॉर द लोकल पीपल। वहाँ के जो लोकल पीपल हैं उन लोगों को ये एक अर्निंग का अच्छा तरीका मिल जाएगा। इस प्रकार से टूरिज़्म इंडस्ट्री में या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल, बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं ताकि लोग अच्छी अर्निंग्स कर सकें। द लास्ट टॉपिक इज़ अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज़्म इन महाराष्ट्र, बट बिफोर दैट वी हैव जस्ट लेफ्ट आउट अ स्मॉल टॉपिक ऑन द प्रीवियस पेज, दैट इज़ ऑन राइट हैंड साइड, अबाउट द हेरिटेज वॉक्स। हेरिटेज वॉक क्या है ये पहले हम समझ लेंगे। So just let us understand with what we mean by heritage walks. To go on a tour for visiting historical places is known as historical walk. Sorry, it is heritage walk. One can experience the thrill of being a part of history by participating in heritage walks. जब भी हम किसी हिस्टोरिकल प्लेस को विजिट करने जाते हैं, then that historical tourism or visit to a historical place is termed as heritage walk. यहाँ पर जब हम हिस्टोरिकल वॉक के लिए जाते हैं तो बहुत सारे थ्रिल्स, हमको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस वहाँ पे मिलते हैं, और ऐसे हेरिटेज वॉक्स जो हैं दे आर ऑर्गेनाइज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, और इससे बहुत ही पॉपुलैरिटी भी लोगों को मिली है। इंडिया में हमारी बहुत रिच हिस्ट्री है जिसमें बहुत सारे इट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू मैनी मिलेनियम्स, यानी मिलियंस ऑफ ईयर्स पीछे हम जा सकते हैं, और ऐसे बहुत सारी हिस्ट्री है हमारी जिसको इम्पोर्टेंस मिला है, जो हम हेरिटेज साइट्स में कन्वर्ट करके लोगों को बता सकते हैं। तो ऐसे हेरिटेज वॉक्स जो हैं इंडिया में बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं। द हेरिटेज वॉक ऑर्गेनाइज्ड इन द सिटी ऑफ अहमदाबाद इज़ वेल नोन। ऑल्सो इन द सिटीज़ ऑफ मुंबई एंड पुणे इन महाराष्ट्र ऐसे वॉक्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, हेरिटेज वॉक्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ये हेरिटेज वॉक्स का ऑर्गेनाइज करने का मकसद क्या है? सो दैट द पीपल गेट एनकरेजमेंट। इससे लोगों को एनकरेजमेंट मिलता है, लोग इससे एनकरेज होते हैं, और उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं लाइक कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, साथ ही साथ टू कलेक्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अबाउट देम एंड टू पब्लिश इट थ्रू वेरियस मीडिया, इन चीज़ों को फेमस बनाते हैं वो लोग, उसको पब्लिश करते हैं, उसकी ऑथेंटिक मीन्स रियलिटी, सच्चाई उस पर्टिकुलर प्लेस की पता करते हैं, एंड ऑल दिस इज़ डन ड्यूरिंग द हेरिटेज वॉक्स। साथ ही साथ रेसिडेंसेस ऑफ रिनाउंड सिटीजन्स हु हैव पास्ड अवे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हेरिटेज। तो हिस्टोरिकल हेरिटेज के साथ में ऐसे कुछ फेमस लोग जो यहाँ पर रह कर गए हैं, उस पर्टिकुलर लोगों की घर जहाँ वो रहते थे उसके बारे में भी हेरिटेज वॉक्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं, और वो भी एक इसको इम्पोर्टेंस मिलता है। In some cities, blue plaques with the names and other relevant information of such citizens are placed on their residences as a part of heritage scheme. Blue plaques का मीनिंग क्या है? It is typically giving name of a famous or eminent person who once lived in that building. किसी भी जगह पर कोई अगर रह कर गया है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन देना, ये जो है दैट इज़ कॉल्ड एज ब्लू प्लेक्स। और यहाँ पर भी लोग हिस्टोरिकल साइट्स मानकर इन प्लेसेस को विजिट करने आते हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर हेरिटेज वॉक्स। सो नाउ विल मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द लेसन,
एंड दैट इज़ अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज़्म इन महाराष्ट्र। हम महाराष्ट्र के लोग हैं, तो महाराष्ट्र में टूरिज़्म के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। महाराष्ट्र इज़ ब्लेस्ड विद अ रिच हेरिटेज, बहुत ज़्यादा अच्छा हेरिटेज हमारे यहाँ पर है। महाराष्ट्र में बहुत सारे फोर्ट्स हैं, देन दे आर रॉक कट केव्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स as well as they have the sculptures of Ajanta, Verul and Gharapuri Elephanta caves. पिलग्रिम सेंटर्स हैं बहुत सारे, देहू, आलंदी, जिजूरी, पंढरपुर, शिरडी, शेगांव and so many other places like कोल्हापुर, नाशिक, त्र्यंबकेश्वर, पैठन, हाजी मलंग, गुरुद्वारा एट नांदेड़, माउंट मेरी चर्च इन मुंबई एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके साथ साथ बहुत सारे हिल स्टेशंस भी है, महाबलेश्वर, पंचगनी, खंडाला, लोनावला, माथेरान, चिकलदरा एक्सेट्रा। फिर डैम्स हैं कोयना नगर में, जायकावाड़ी में, भटगर में, चंदोली में। साथ ही साथ एनिमल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं एट दाजीपुर, सागरेश्वर, ताड़ोबा एक्सेट्रा। तो इतने सारे टूरिस्ट सेंटर महाराष्ट्र में हैं एंड दैट गिव्स अ वेरी वेरी गुड रिस्पॉन्स फॉर द टूरिज़्म। बहुत सारे टूरिस्ट हमारे महाराष्ट्र में आते हैं। महाराष्ट्र का जो टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है MTDC, ये 1975 में सेटअप किया गया था और इससे बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। इसमें महाराष्ट्र में टूरिज़्म में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। कॉरपोरेशन हैज़ प्रोवाइडेड फैसिलिटीज़ ऑफ टूरिस्ट होटल्स एट 47 प्लेसेस। 47 प्लेसेस में महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है, MTDC जो है, ये फैसिलिटीज़ देती हैं टूरिस्ट लोगों को। और साथ ही साथ 4000 से भी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं जिनको होटल्स में हम अकोमोडेशन दे सकते हैं। इतने ज़्यादा डेवलपमेंट हुए हैं रहने के लिए लोगों के। बहुत सारे प्राइवेट एंटरप्रेनर्स भी हैं अभी जो इन लोगों को हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज देते हैं, यानी इन लोगों को इनकी देखभाल करने के लिए, इन लोगों को बाकी सब चीज़ों की सुविधाएं देने के लिए, इनको एंटरटेन करने के लिए, यानी इनकी सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए मदद करते हैं। This is all about this lesson. Only one last part of this lesson, that is an unusual village of books. ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विलेज ऑफ बुक्स किसको कहा गया है, कौन सी प्लेस में है। सो भिलार इज़ अ विलेज नियर महाबलेश्वर। महाबलेश्वर के पास एक विलेज है भिलार, जिसका नाम है, हियर दिस पैराग्राफ आई एम रीडिंग। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है और यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज़ बहुत ही स्वीट मिलती हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस विलेज इज़ इट इज़ नोन एज द विलेज ऑफ बुक्स। किस जगह को विलेज ऑफ बुक्स कहा जाता है, दैट इज़ भिलार। भिलार कहाँ है, महाराष्ट्र में, नियर महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र। Every household in this village maintains a library of its own for the tourists to enjoy. यहाँ पे टूरिस्ट लोगों के लिए बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं। हर एक घर में हम देखेंगे कि कुछ बुक्स हैं जो टूरिस्ट लोगों को एंजॉय करने के लिए, पढ़ने के लिए मिलती हैं। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट जो है, इन्होंने भी यहाँ पर एक स्कीम इम्प्लीमेंट की हुई है विद अ व्यू टू एक्सेलरेट द रीडिंग कल्चर। लोगों में एक रीडिंग हैबिट होना चाहिए, रीडिंग कल्चर डेवलप होना चाहिए। उसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे एक स्कीम लगाई हुई है। क्या है, दैट इज़ टू एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ मराठी लिटरेचर एनरिच्ड बाय द वर्क्स ऑफ ओल्ड एंड न्यू ऑथर्स एंड सेंट्स। जो पुराने और नए ऑथर्स थे या जो संत लोग यहाँ पर रह के गए हैं, इन लोगों के द्वारा लिखी हुई किताबें यहाँ पे लोगों को पढ़ने के लिए अवेलेबल होती हैं। इसमें बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स हैं लाइक बायोग्राफीज़, ऑटोबायोग्राफीज़, फिक्शन, पोएट्री, लिटरेचर बाय वुमेन, लिटरेचर ऑन स्पोर्ट्स एंड लिटरेचर फॉर किड्स एक्सेट्रा। अगर आप महाबलेश्वर कभी जाते हैं तो इस भिलार विलेज में ज़रूर जाइए और वहाँ के बुक्स को ज़रूर पढ़िए। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेसन। इन द नेक्स्ट सेशन we will be doing with the question answers of this lesson. Till then, thank you. Have a nice day.